नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत सुपर चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो चूंकि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे और उस चैप्टर के लगभग 5 लेक्चर खत्म हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको अच्छे से देखिए। एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के अंतर्गत है। एक एक लाइन, एक एक चीज़ मैंने वहाँ को अच्छे से समझाई है। ठीक है, आज जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये तो स्टार्ट कर दिया था कि जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व, और उसमें मैंने डेविड टिलमैन का प्रयोग भी बता दिया था। डेविड टिलमैन ने प्रयोगशाला के बाहर एक प्रयोग किया था और ये बताया था कि जहां पर देखो ये लिखा हुआ है, टिलमैन ने पाया कि उन भूखंडों ने जिन पर जातियां अधिक थी उन्होंने साल दर साल कुल जैवभार में कम विभिन्नता दर्शाई। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर विविधता में वृद्धि होगी तो उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है, आप जाके अच्छे से देखिए। और उसके बाद ये जो पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ के अभी सुनाऊंगा और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा रिवेट पोपर परिकल्पना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवेट पोपर परिकल्पना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यस, सबसे पहले इस लाइनों को पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते कि कैसे जाति समृद्धि पारितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग करती है। हालांकि हम ये कह नहीं सकते ना, हम हम क्या वैज्ञानिक भी इस सोच में हैं कि क्या जातियों से पारितंत्र संतुलित हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सहयोग दे रही है जातियां। तो हम ये पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते कि जाति समृद्धि जो है वो अच्छे पारितंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन हम यह समझते हैं और महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता अच्छे पारितंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन जीवन को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। केवल अच्छे पारितंत्र के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि मानव के जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। जाति समृद्धि बिल्कुल आवश्यक है, ये तो आप सब समझते हैं, महसूस करते हैं। जाति समृद्धि ही नहीं होगी तो मनुष्य कैसे जिएगा, बताओ मेरे को। इस समय पर जब हम जातियों को भयावह गति से खो रहे हैं, तब प्रश्न उठता है कि यदि कुछ जातियां विलुप्त हो जाए तो क्या इसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। कुछ जातियां विलुप्त हो जाए या कर दी जाए तो क्या इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पड़ेगा प्रभाव। यदि पश्चिमी घाट के पारितंत्र से वृक्षों पर पाए जाने वाले मेंढक की जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए तो क्या वहां का पारितंत्र कम क्रियाशील होगा। यस, यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियां रहे तब हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली प्रभावित होगा। हमारा जीवन ही नहीं, पारितंत्र प्रभावित होगा। छोटे से स्तर पर ही हो लेकिन प्रभावित होगा। एक हमारे पास में 20,000 चींटियों की जातियां पाई जा रही हैं, अब वो विलुप्त होके 15,000 हो जाए तो हम कहेंगे हमारे ऊपर तो क्या इफेक्ट पड़ा, 15,000 हो गई चींटियां, क्या इफेक्ट पड़ा। लेकिन पारितंत्र के ऊपर नगण्य तो सही लेकिन इफेक्ट पड़ता है। पारितंत्र के ऊपर जीरो तो सही पर इफेक्ट पड़ता है, जीरो के आसपास 1% इफेक्ट तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोटी से छोटा इफेक्ट तो पड़ेगा। क्यों वो 5,000 विलुप्त हो गई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ, बिल्कुल कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। अब वो निर्भर करता है कि कैस कौन सी जातियां विलुप्त हुई है। कोई अच्छी जाति थी जो पारितंत्र में बहुत ज्यादा योगदान दे रही थी, वो अगर विलुप्त हुई है तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और नॉर्मल जाति जो पारितंत्र में इतना सहयोग नहीं दे पा रही थी, वो अगर विलुप्त हुई है तो प्रभाव कम पड़ेगा। और यही चीज समझाई है आपको रिवेट पोपर परिकल्पना के माध्यम से। यही चीज समझाई है रिवेट पोपर परिकल्पना के माध्यम से। आइए अपन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं, आप समझने का प्रयास करें। मान लो मान लो ये मेरी एक एरोप्लेन है, ये मेरी क्या है, एक एरोप्लेन है, ये मेरी क्या है, एरोप्लेन है। अब मेरी बात समझो। इस एरोप्लेन को जब बनाया होगा तब क्या इसके अंदर खूब सारी कीलें लगाई होगी, कीलक, हर जगह कील लगाई होगी, कहीं ना कहीं पंखों को जोड़ते समय कील लगाई होगी। ये देखो ये मैंने लगाई कीलें। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ब्लैक। ये इसमें लगी हुई है कीलें, क्या लगी हुई है, कीलें। अब ये रिवेट पोपर परिकल्पना को समझाया, कैसे समझाया, अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये एक मेरा ये एक मेरा हवाई जहाज है। क्या है मेरा, एरोप्लेन। ये मेरा क्या है,
एरोप्लेन। मैंने बोला ये मेरा एरोप्लेन पूरा का पूरा अगर मैं लूं तो ये मेरा पारितंत्र माना मैंने इसको क्या माना? पारितंत्र माना। क्या माना? पारितंत्र माना। इस पूरे एरोप्लेन को मैंने माना पारितंत्र, और इसमें जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीलक दिख रहे हैं, बोल्टू दिख रहे हैं, कील दिख रही हैं, इसको मैंने माना जातियां। क्या माना? उस पारितंत्र की जातियां। उस पारितंत्र की क्या माना? जातियां माना। मैंने एक हवाई जहाज या एरोप्लेन लिया और उस एरोप्लेन को मैंने बोला कि ये मेरा पूरा पारितंत्र है, और उसके अंदर जातियों को मैंने प्रदर्शित किया, छोटे छोटे कीलक जो उस पूरे एरोप्लेन को जोड़ रहे हैं, जो उस पूरे एरोप्लेन को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब दिमाग पे जोर डालो और ये चीज़ समझो कि एक पारितंत्र जो होता है वो एक जातियों से बनता है। बहुत सारी जातियां जब जुड़ती हैं, सहयोग करती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करती हैं, तभी तो पारितंत्र बनता है। तो मैंने एरोप्लेन को एक पारितंत्र माना, और उसके अंदर जो कील हैं जिससे एरोप्लेन बना हुआ है, उस कीलों को मैंने जातियां बोला। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लगी हुई है सीटें, यहाँ पे क्या लगी हुई है? एरोप्लेन के अंदर सीट्स लगी हुई है जहाँ पर हम बैठते हैं। अब सीटों में भी तो कील होंगे, ये सीटों के बोल्टू कीलक हैं। ओके, अब प्रत्येक जो ब्लैक से बनाया है मैंने कीलक, वो मेरी जातियों को प्रदर्शित कर रहा है, जातियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या किया? मैंने सीट्स के कीलकों को हटाया। मैंने सीट्स के कीलकों को एक एक करके हटाया। मैंने सीट्स के कीलकों को एक एक करके हटाया। क्या एरोप्लेन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या एरोप्लेन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इतना नहीं पड़ेगा। क्या एरोप्लेन क्रैश होगी? नहीं होगी। क्या एरोप्लेन टूटेगी? नहीं टूटेगी। मैंने सीट्स के कीलकों को हटाया तो एरोप्लेन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। धीरे धीरे मैं सीट्स के सारे कीलक हटाता गया, एरोप्लेन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन मैंने जब पंखे के कीलकों को हटाया तो एरोप्लेन क्रैश हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया। इसका मतलब ये कि मैं अगर किसी पारितंत्र की मुख्य जातियों को हटा रहा हूं, या मेरे पारितंत्र की मुख्य जातियां विलुप्त हो रही हैं, तो पारितंत्र को दिक्कत होगी, पारितंत्र असंतुलित हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हवाई जहाज के अंदर, एरोप्लेन के अंदर मैं पंखे वाले रिवेट को हटाऊं, पंखे वाले कीलक को हटाऊं, तो दिक्कत होगी। कीलक को एक और नाम दिया गया है रिवेट। तो उस पंखों के रिवेटों को हटाऊं तो दिक्कत होगी, प्लेन असंतुलित हो जाएगा। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि ये जो रिवेट हैं पंखे वाले, वो मुख्य हैं, वो मुख्य हैं, और वो प्रेजेंट करते हैं पंखे वाले रिवेट वो मुख्य जातियों को, पारितंत्र की मुख्य जातियों को। इसका मतलब किसी पारितंत्र की अगर मुख्य जातियां विलुप्त हो रही हैं तो पारितंत्र असंतुलित होगा, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और मुख्य जातियां नहीं विलुप्त हो रही हैं, कोई नॉर्मल जाति विलुप्त हो रही है, तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। जिस प्रकार हवाई जहाज के अंदर अगर आप सीट्स के किलक को, रिवेट को हटाओगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप पंखे के रिवेट को हटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पंखे का जो रिवेट है वो इसका मुख्य पार्ट है। यही समझाया है आपको रिवेट पोपर परिकल्पना के अंदर, और ये परिकल्पना दी थी आपके प्यारे पॉल एहरलिख ने। किसने दी थी? पॉल एहरलिख। चलिए पढ़ने स्टार्ट करेंगे। इन सीधे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकविद पॉल एहरलिख द्वारा उपयोग की गई रिवेट पोपर परिकल्पना से हम एक सही विचार जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। एक वायुयान जिसको पारितंत्र बोला, अभी मैंने बताया, उसके हजारों रिवेट या कीलकों को, जातियां बोली, सभी भागों को जोड़ा गया। जोड़ता है हवाई जहाज को कीलक जोड़ते हैं। यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट या कीलक को ले जाने लगे, यानी जाति विलुप्त का कारण है, तब आरंभ में जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। जब पहला एक एक कीलक हटाओगे, धीरे धीरे एक एक कीलकों को हटाओगे, तो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होगा? जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यदि और अधिक रिवेट हटा लिए, और अधिक कीलक आप हटाते गए, बोल्ट खोलते गए कीलकों को, तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवेट हटाया गया। जहाज के पंखे का रिवेट हटाना हवाई सुरक्षा की दृष्टि से अंदर सीट और खिड़कियों के रिवेट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब एक आप सीट से या खिड़की का रिवेट हटा रहे हो, और एक आप पंखे का रिवेट हटा रहे हो, तो पंखे वाला रिवेट महत्वपूर्ण है। इसका मतलब पारितंत्र में मुख्य जातियों को हटा रहे हो तो दिक्कत जल्दी होगी और ज्यादा होगी। पारितंत्र की मुख्य जातियों से तुलना, जहाज के पंखे के रिवेट की तुलना मुख्य जातियों से की गई है। यह है आपकी रिवेट पोपर परिकल्पना।
क्या सब समझ में आई आपके? क्या ये परिकल्पना समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जहाज को मैंने माना पारितंत्र। जहाज के अंदर कीलक थे बहुत सारे। उन कीलक या रिवेट्स को मैंने माना कि ये मेरी जातियां हैं। मैंने एक एक यात्री को बोला कि आप एक एक रिवेट लेके जाओ। जैसे जैसे यात्री एक एक रिवेट हटाएंगे, स्टार्टिंग के अंदर इतनी सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा अगर रिवेट हटा लिए गए तो क्या हो जाएगा? जहाज खतरनाक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप पंखे का स्टार्टिंग ही पंखे के रिवेट से कर रहे हो, स्टार्टिंग ही आप पंखे से रिवेट से कर रहे हो, तो जहाज स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब समझो कि ये मेरा पारितंत्र है, इसके अंदर ये सारी जातियां हैं। अब मैंने एक एक जाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, एक एक जाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो स्टार्टिंग के अंदर तो पारितंत्र पर इफेक्ट कम पड़ेगा, कम पड़ेगा, कम पड़ेगा। लेकिन और अधिक जातियां जब विलुप्त होती गई तो पारितंत्र खतरनाक रूप से क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर पारितंत्र की मुख्य जाति ही विलुप्त हो रही है, पारितंत्र की मुख्य जाति ही पहले विलुप्त हो रही है, तो पारितंत्र तो पहले ही खत्म, पारितंत्र तो पहले ही कमजोर, पारितंत्र तो पहले ही नष्ट हो गया। ये थी आपकी रिवेट पोपर परिकल्पना। रिवेट मतलब कीलक। यस, समझ आई क्या बात? और ये दी थी आपके स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकविद पॉल एयरलिख ने। और ये क्वेश्चन नीट के अंदर मेरे हिसाब से पूछा गया है, पॉल एयरलिख वाला। रिवेट पोपर परिकल्पना किसने दी थी? पॉल एयरलिख, स्टैनफोर्ड के एक वैज्ञानिक थे। क्या रिवेट पोपर परिकल्पना आपको क्लियर है या नहीं है? मेरे को बताइए। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए, अब हमारे पास आता है जैव विविधता की क्षति या जैव विविधता की हानि। किस प्रकार जो है आपकी जैव विविधता हानि हो रही है, क्या इसके कारण है, कौन कौन सी जातियां विलुप्त हुई हैं, उस सभी के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा डाटाबेस शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? थोड़ा डाटा शुरू हो जाता है, और डाटा आपको हल्का हल्का याद रखना पड़ेगा। डाटा आपको हल्का हल्का याद रखना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग करना। यस, जबकि यह संदेहपूर्ण है कि क्या जाति उद्भवन द्वारा कुछ नई जातियां पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी निरंतर हानि होगी। अच्छा, ये चीज समझो। क्या कह रहा है देखो, ये जबकि यह संदेहपूर्ण है कि जाति उद्भवन द्वारा मतलब नई जाति जो बनेगी, जाति उद्भवन मतलब स्पेशिएशन, नई जाति का निर्माण। जाति उद्भवन मतलब नई जाति का निर्माण, नई जाति का निर्माण। अब जब नई जाति का निर्माण होगा तो वो पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो पृथ्वी की जातियों के अंदर काउंट हो जाएगी, पृथ्वी की जातियों के अंदर वो काउंट हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि निरंतर उनकी निरंतर हानि होगी। लेकिन ये तो है कि हानि तो होगी। वो अगर धरती पर नई जाति आई है, वो धरती के ऊपर नई जाति आई है, तो 100% उसकी हानि तो होनी है। हानि तो उसकी होगी, चाहे वो कम हो थोड़ी, लेकिन हानि तो उसकी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि मानव, थोड़ा बहुत मानव जिम्मेदार है, थोड़ा बहुत आपका मानव जिम्मेदार है। क्योंकि मानव ने क्या किया? अपने हित के लिए जातियों का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्रह पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। हमारा ग्रह मतलब पृथ्वी पर जैव संपदा मतलब जो भी जैव विविधता है उसके भंडार में तेजी से क्या हो रही है? हानि हो रही है, मतलब नष्ट हो रहे हैं उसके भंडार। इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। मैंने बताया कि मानव क्रियाकलाप इसके मुख्य कारण है। मानव द्वारा प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। अब देखो, क्या इसमें मानव ने गलती नहीं की? क्या यह मानव सही है? मानव ने क्या किया? प्रशांत उष्ण कटिबंधीय जो द्वीप हैं, प्रशांत उष्ण कटिबंधीय जो द्वीप हैं उसके ऊपर क्या कर दिया? आवासीय बस्तियां बसा दी, अपने रहने के लिए घर बना दिए। तो घर बनाए तो वहां पे कोई पक्षी भी होंगे, मूल पक्षी मतलब वहां के पक्षी। मूल पक्षी का कहने का मतलब है वहां के पक्षी। कहाँ के? प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीप के पक्षी जो वहां रहते थे, उनकी 2000 से अधिक जातियां विलुप्त ही हो गई। 2000 से अधिक जातियां, मोर देन
2000 जातियां जो हैं आपकी विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो गई है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, IUCN की लाल सूची यानी रेड डाटा बुक, अगर आपसे पूछे रेड डाटा बुक किसने दी है, तो IUCN, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन, बीच में आएगा फॉर, सी का हो गया कंजर्वेशन, फिर आ गया ऑफ नेचर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो उस IUCN ने आपकी रेड डाटा बुक दी है, और उस रेड डाटा बुक के अंदर या तो विलुप्त जातियों का या फिर जो विलुप्त होने वाली है उन जातियों का संग्रह है, लेखा जोखा है। तो ये 2004 की जो लाल सूची है उसके साक्ष्यों या उसके फैक्ट्स के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 यानी 784 जातियां विलुप्त हो गई हैं। पिछले 500 सालों के अंदर, पिछले, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लास्ट 500 जो साल हैं, लास्ट 500 साल हैं, उसके अंदर 784 जातियां विलुप्त हो गई हैं। उसमें से आपकी 338 क्या है, कशेरुक हैं, 359 आपकी अकशेरुक हैं, और 87 क्या है, पादप है। मतलब पादप थोड़े कम विलुप्त हुए हैं, और कशेरुक आपके, सॉरी, अकशेरुक आपके कितने हुए, 359। ये डाटा याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं। और 338 आपकी कशेरुकी जातियां विलुप्त हो गई, ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। और पिछले 500 सालों के अंदर 784 जातियां विलुप्त हुई हैं, उसमें से 338 कशेरुक, 359 अकशेरुक, 87 पादप। मेरे साथ याद करके आगे बढ़ोगे, मेरे साथ बोल के आगे बढ़ोगे कि लास्ट 500 साल के अंदर 784 जातियां विलुप्त हुई है। आंखें बंद करके मेरे साथ बोलोगे, लास्ट 500 साल के अंदर 784 जातियां विलुप्त हुई है, जिसमें से 338 आपकी कशेरुक हैं, 359 आपकी अकशेरुक हैं, और 87 पादप हैं। एक बार फिर मेरे साथ आंखें बंद करके बोलेंगे, मैं भी आंखें बंद करके बोल रहा हूं, आप भी आंखें बंद करके बोलिए। पिछले 500 सालों के अंदर 784 यानी कि 784 जातियां विलुप्त हुई हैं। कितनी जातियां विलुप्त हुई? 784 जातियां। उसमें से 338 या 338 या 338 जातियां कशेरुक जातियां हैं। कौन सी हैं? कशेरुक प्राणी हैं। कौन से हैं? कशेरुक। और 359 359 जो है आपकी अकशेरुकों की जातियां हैं, और 87 यानी कि 87 आपके पादप जातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं। आंख बंद करके मैंने भी बोला, आंख बंद करके आपने भी बोला, तो आपको याद हो गया। यस, आपको याद हो गया। आप एक बार कॉपी में और लिखने का प्रयास करना, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। यस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लुप्त जातियों के अंदर कोई जातियां हैं, नाम दिया गया है, यस दिया गया है। नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, बाली, जावा और कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां शामिल हैं। यस, अब यहाँ पे याद तो इसको भी करना पड़ेगा, याद तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि नई विलुप्त जातियों में से कौन सी जाति विलुप्त, मतलब नई विलुप्त जातियां कौन सी हैं, उनमें से एक अदर देगा, एक इसमें से देगा और 3 अदर देगा। आपको टिक करना आना चाहिए, मतलब आपको याद होना चाहिए। चलिए, इसको भी आंख बंद करके याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विलुप्त जातियों में मॉरिशस आपका एक देश है, उसकी एक डोडो पक्षी है। मॉरिशस एक देश का नाम है, और उसकी एक पक्षी था डोडो, वो विलुप्त हो गया। अफ्रीका भी एक देश है, अफ्रीका भी एक देश है, और उसकी क्वेगा विलुप्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन विलुप्त हुई, रूस की स्टेलर समुद्री गाय विलुप्त हुई, और बाली, जावा और कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां शामिल हैं। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसको करो आंख बंद और करो याद। आंख बंद करके याद करेंगे। नई विलुप्त जातियों के अंदर मॉरिशस की डोडो, मॉरिशस की डोडो, मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, अफ्रीका की क्वेगा, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय,
रूस की स्टेलर समुद्री गाय, रूस की स्टेलर समुद्री गाय। उसके बाद जावा, बाली और कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां। बोलो क्लियर। बाली, जावा, कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां। क्या मैंने सही बोला? और आपने भी सही सुना और आपने भी सही याद किया। अब नहीं भूलोगे। चलो, 500 साल के अंदर तो मैंने बोला 784 जातियां विलुप्त हुई है, लेकिन मैं 20 साल बैक जाऊं तो भी अपने को 27 जातियां मिल रही है। अगर मैं आज से केवल 20 साल बैक जाऊं तो 20 सालों के अंदर 27 जातियां विलुप्त हो सकी, 27 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब ये जो है भयावह गति है। पिछले 20 सालों के अंदर अगर 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं, तो आने वाले 20, 30, 40, 50, 60 सालों के अंदर कितनी जातियां विलुप्त हो जाएगी? इसका मतलब दिक्कत वाली बात है। चलिए, आंकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातियां वर्गों के विलोपन यादृच्छिक या रैंडम नहीं है। अच्छा, एक चीज और, रैंडमली विलुप्त नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी विलुप्त हो ही जा रही है। आंकड़ों का विश्लेषण हमको दर्शाता है कि जो उभयचर समूह हैं, जो उभयचर जातियां हैं, जो जल और थल दोनों पे रहती हैं, वो जातियां अधिक विलुप्त हुई है। आपने देखा कि पादप तो बहुत कम विलुप्त हुए, पादप तो बहुत कम विलुप्त हुए, लेकिन जो उभयचर जातियां हैं, उभयचर जातियां हैं, आंकड़े बताते हैं कि जो उभयचर जातियां हैं वो ज्यादा विलुप्त हुई हैं। इसका मतलब जो आपकी जातियों का विलोपन है, जातियों का जो विलुप्तीकरण है, वो यादृच्छिक नहीं है, रैंडम नहीं है। रैंडम से कुछ भी नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं कुछ भी विलुप्त कर दो, कुछ भी विलुप्त हो जाए, रैंडमली नहीं है। उभयचर समूह ज्यादा विलुप्त हुए हैं, उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुए हैं। इस भयावह कथा के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि विश्व की 15,500 से अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 15,500, कितनी बच्चों, 15,500 जो जातियां हैं, उससे भी अधिक, मोर देन 15,500 जातियां हैं, वो विलुप्ति के कगार पर हैं। मतलब विलुप्त होने को हैं, मतलब विलुप्ति के कगार पर हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इस समय 12% पक्षी, 12% माफी चाहता हूँ, 12% पक्षी यानी कि बर्ड, BIRDS, बर्ड्स, 12%, 23% स्तनधारी, 23% स्तनधारी, 23% स्तनधारी, और उसका 23 का उल्टा 32% उभयचर, 32% उभयचर, और 31% जो है वो है आपके आवृतबीजी, आवृतबीजी पादप या एंजियो स्पर्म पादप। याद रखेंगे, 12% पक्षी विलुप्ति के कगार पर हैं, 23% स्तनधारी विलुप्ति के कगार पर हैं, 32% उभयचर विलुप्ति के कगार पर हैं, और 31% आवर्तबीजी विलुप्ति के कगार पर हैं। तो अभी आप देखेंगे कि उभयचर का प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि उभयचर जातियां विलुप्त भी ज्यादा हुई है, लेकिन कगार पे भी देखें तो 32% है। इसका मतलब उभयचर जातियां विलुप्त, उभयचर जातियों की विलुप्ति की दर ज्यादा है, वो ज्यादा विलुप्त हो रही है। इसका मतलब रैंडमली तो कुछ भी विलुप्त नहीं हो रहा है। पक्षी सबसे कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 12% पक्षी जो हैं वो विलुप्ति के कगार पर हैं, 23% स्तनधारी हैं, 32% उभयचर हैं, 31% आपके आवर्तबीजी की जातियां विलुप्ति के कगार पर है। चलो, ये तो समझ में आ गई। जीवाश्म के अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन से हमने जाना कि जातियों की बड़े पैमाने पर जैसी हानि हम आजकल देख रहे हैं, वैसे मानव के आगमन से पहले भी हुई। जब हम जीवाश्मों के अभिलेखों को पढ़ते हैं, जीवाश्म यानी कि फॉसिल, जो पहले के जीव थे उनके कुछ अंग हैं, अवशेष हैं, उनके माध्यम से जब हम जानने का प्रयास करते हैं इतिहास को, पृथ्वी के जीवन के इतिहास को, तो हम पाते हैं कि जो हानि अभी हो रही है वो हानि पहले भी हुई है, वो हमारे आगमन से पहले भी हुई है, मानव जाति के आने से पहले भी हुई है, लेकिन उसकी दर कम थी, और मानव के आने के बाद दर उसकी 1,000-2,000 गुना बढ़ गई है। ये चीज़ है। दर उस समय कम थी, जातियां विलुप्त होती थी, दर कम थी, लेकिन अब दर ज्यादा है। लगभग 3 बिलियन वर्ष पहले जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपेण यानी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं। इसका मतलब आज से अगर मैं 3 बिलियन या 3 करोड़ वर्ष पहले जाऊं, जहां पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उससे लेकर अब तक 5 बार जातियों का व्यापक विलोपन की घटना हो चुकी। 5 बार जातियों का व्यापक विलोपन हुआ, ये घटना हुई। यस, अब जो छठा रूप चल रहा है, छठा विलोपन है, वो प्रगति पर है।
वह पहली 5 घटनाओं से किस प्रकार भिन्न होगा? मैंने बोला दर के अंदर भिन्न होगा। अंतर केवल दर में है, अंतर केवल दर में है। आज जातियों के विलोपन की दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है। जब मानव का अस्तित्व नहीं था, तब जो दर थी और आज मानव का जब अस्तित्व है, तब जो दर है, वो पहले जब दर थी, उससे 1000 गुना, 100 से 1000 गुना ज़्यादा है। पहले जब मानव नहीं था तब दर कम थी विलोपन की, लेकिन मानव का अस्तित्व आया उसके बाद विलोपन की दर 100 से 1000 गुना ज़्यादा है। इस तीव्र दर से हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। बिल्कुल पारिस्थितिक विदों की चेतावनी है कि यदि यही दर जारी रही तो आने वाले 100 सालों में खत्म, पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त, पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त, और हो सकता है मानव खुद विलुप्त हो जाए, हो सकता है मानव खुद ही विलुप्त हो जाए। कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करेंगे। नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इससे, नीट के अंदर इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर जैव विविधता की हानि हो जाए तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट, पादप की उत्पादकता घटती है। अगर पादप जातियां विलुप्त हो रही है तो क्या पादप की उत्पादकता घटेगी? यस, सबसे पहली चीज पादपों की उत्पादकता घटेगी। पर्यावरणीय समस्याओं, सूखा आदि के प्रति रेजिस्टेंस में कमी आ जाएगी। पहले जहां सूखे को, बाढ़ को, पर्यावरणीय समस्याओं को झेलने के लिए प्रतिरोध था, पौधे थे जो जमीन को जकड़े हुए थे, बाढ़ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इतना, वहीं सूखे आदि से, बाढ़ आदि से जो प्रतिरोध है वो खत्म हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस में कमी आएगी, उसका विरोध कोई नहीं कर पाएगा समस्याओं का। पर्यावरणीय समस्याओं का कोई विरोध नहीं कर पाएगा, जो प्रतिरोध पहले दे रहे थे उसमें कमी आ जाएगी। थर्ड, कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों में परिवर्तनशीलता बढ़ जाएगी। परिवर्तनशीलता, चेंजेस आएंगे, पादप की उत्पादकता में चेंजेस आएंगे, कभी ज्यादा हो गई, कभी एकदम विलुप्त होने से कम हो गई, ऊट पटांग चीजें होने लगेगी, परिवर्तन बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी चाहिए हमको, तो स्टेबिलिटी चाहिए हमको, स्थायित्व चाहिए। स्थायित्व होगा तब उस पारितंत्र को स्थायी माना जाएगा। जब उत्पादकता सेम रह रही साल दर साल, हमने आगे बढ़ा, तब वो पारितंत्र स्थायी माना जाता है। लेकिन जब पादप उत्पादकता परिवर्तनशील हो रही है, लगातार घट रही है, बढ़ रही है, तो परिवर्तनशीलता जब आएगी इसका मतलब दिक्कत है, इसका मतलब पारितंत्र स्थायी नहीं है। और पारितंत्र स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि जातियां विलुप्त हो रही है, इसके कारण ये हो सकता है। यस, जल के उपयोग के अंदर, पीड़कों के अंदर रोग चक्र बढ़ेंगे, ये सारी चीजें परिवर्तनशीलता लाएगी। ये नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा भी गया है, अच्छे से पढ़िएगा। अब इसके आगे जो टॉपिक है वो है जैव विविधता क्षति के कारण, थोड़ा सा बड़ा है, इसको एक साथ एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारणों के ऊपर, और इस कारण को अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब ये चैप्टर 2 से 3 लेक्चर का रहा है, पेशेंस रखिएगा, अच्छे से क्लियर करवाया एक एक लाइन, उसके बाद इसकी PYQ सीरीज आएगी, अच्छे से देखना, क्वेश्चन मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।